दांत पहले पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में जानते हैं। पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र में वे सभी अंगों को लिया जाता है जो पाचन की क्रिया को करने में सहायता करते हैं। पाचन तंत्र पाचन को प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए जितने भी अंग सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है जो कि है आहार नाल और पाचन ग्रंथि। सबसे पहले हम समझेंगे पाचन किया क्यों जाता है। पाचन करने से भोज्य पदार्थों से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। इसके लिए भोज्य पदार्थों को हम पाचन कर उससे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अब हम सीधे भोज्य पदार्थों से ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते, ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अति सूक्ष्म कणों में तोड़ा जाता है। इसके लिए पाचन की प्रक्रिया को किया जाता है। जब जैसे हम रोटी को लेते हैं, चावल को लेते हैं, तो उससे सीधे हम खनिज या तो विटामिन इत्यादि को हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पाचन प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है जिससे कि आसानी से विटामिन, खनिज इत्यादि को ग्रहण कर दिया जा सके। तो पाचन हम समझें, पाचन क्या है और पाचन क्यों किया जाता है। पाचन दो प्रकार के हो गए, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। आहार नाल पाचन में मुख गुहा से गूदा तक जितने भी अंग है जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं आहार नाल कहलाते हैं। आहार नाल मुख गुहा से गूदा तक होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होती है और गूदा पर समाप्त हो जाती है। आहार नाल की संपूर्ण लंबाई 32 फीट होती है। पाचक ग्रंथि पाचक ग्रंथि इन आहार नाल में विभिन्न जगहों पर उपस्थित होती हैं जो कि एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थ को तोड़ने में मदद करती है। अब पाचन जो है दो तरह से हो रहा है। कैसे? एक हो रहा है भौतिक और एक हो रहा है रासायनिक। भौतिक में अर्थात फिजिकल जो है वो दांत जो है फिजिकल क्रिया कर रहा है। जब हम खाने को लेते हैं मुंह में, तब दांत उसे तोड़ता है, कुचलता है छोटे कण में, वो फिजिकली के द्वारा, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। जबकि जो एंजाइम है वह रासायनिक के द्वारा। एंजाइम विभिन्न ग्रंथि जो है एंजाइम को स्रावित करती है जो भोज्य पदार्थों को साथ अभिक्रिया करती है जिसे रासायनिक कहते हैं। अब जो ये है भौतिक और रसायन, भौतिक जो फिजिकल ही हो रही है और रासायनिक जो एंजाइम के द्वारा, रसायन के द्वारा हो रही है। इसी के लिए इसे फिजिकल रासायनिक प्रक्रिया अर्थात भौतिक रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसमें आहार नाल और पाचक ग्रंथि के द्वारा एंजाइम को छोड़ा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? आहार नाल में मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा भाग लेता है। कौन कौन भाग लेता है? मुख गुहा, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गूदा। मुख गुहा से प्रारंभ होती है और गूदा पे समाप्त हो जाती है। मुख गुहा के बारे में हम समझते हैं। मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इसमें जीभ का पाचन प्रक्रिया में जीभ का भाग या जीभ की क्रिया नहीं होती है। इसमें दांत और लार ग्रंथियां की ही क्रिया होती है। दांत के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि दांत क्या होते हैं, उसमें इनामेल होता है तथा क्या मजबूत होता है। अब आगे हम देखते हैं मुख में लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां कौन कौन सी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड पाया जाता है। यह 3 जोड़ी होती हैं अर्थात 6 होती हैं। 3 जोड़ी अर्थात 6 होती हैं। कौन कौन? पैरोटाइड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सांपों में यही ग्रंथि जहर पॉइजन का बनाने की क्रिया करती है जिससे मनुष्य को काटने पर यह पॉइजन उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति को रक्त के थक्का या तो
नर्व के काम न करने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथि सांपों में जहर का काम करते हैं, मनुष्यों में लार का, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बाकी ग्रंथियों के बारे में इसका अलग चैप्टर उसमें खास करके बताया जाएगा जब इसका वीडियो बनाया जाएगा। इसमें अब आते हैं कि जो लार ग्रंथियां हैं वह कौन कौन सी एंजाइम बनाता है। तो एंजाइम में हम आते हैं जब हमारे मुंह में भोजन अर्थात मुख गुहा, गुहा यानी खाली स्थान, मुंह में हमारा खाली स्थान है उसी को कहते हैं मुख गुहा। इसमें लाइसोजाइम, म्यूलिन तथा डाइस्टेज और टाइलिन नामक एंजाइम को स्रावित किया जाता है। अब इनका कार्य क्या है ये समझते हैं। लाइसोजाइम जो है वह जब हम किसी भोज पदार्थ को हम अपने मुख गुहा में ले जाते हैं तब उस भोज पदार्थ में कई प्रकार के छोटे विषाणु या जीवाणु उपस्थित होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब इस सूक्ष्म जीवाणु और विषाणु को नष्ट करने के लिए लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उसी का नाम है लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम उस भोज पदार्थ में जो विषाणु या जीवाणु है उन्हें नष्ट करता है, जिसके लिए ये उत्तरदायी है। ऐसे भी हमारे दिन भर में हमारे शरीर में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है, जबकि बच्चों में इससे अधिक बनता है। ऐसे भी भगवान जानते थे कि छोटा बच्चा जो होता है कुछ भी उठा लेता है, मट्टी हो, कीड़ा, कुछ भी हो, उठा के मुंह में लेके चबाने लगता है। तो उसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के हानिकारक हैं। तो बच्चों में हमारे या हमारे वयस्क लोगों के अलावा अधिक लार बनता है। तो आप देखे होंगे गांव भर में कि बच्चों के मुंह से ऐसे भी लार गिरते रहता है, तो उन लोगों के लार चुएनी नाम का एक पट्टी या कपड़ा बांध दिया जाता है जिससे कपड़ा ना लेटे, अंदर का कपड़ा। तो बच्चों में यह अधिक बनता है जो कि सूक्ष्म जीवों और विषाणुओं को नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? लाइसोजाइम, जो हमारे थूक में रहता है, और ये लाइसोजाइम लार ग्रंथिया अर्थात मुख गुहा में रहता है। ये हुआ लाइसोजाइम का कार्य। अब आता है म्यूलिन। म्यूलिन जो है वह जब हम किसी भोज पदार्थ को अपने मुख गुहा में लेते हैं तो वह थूक के साथ मिल जाता है और म्यूलिन उस भोज पदार्थ को मुलायम, शुष्क या मुलायम कर दिया जाता है अर्थात चिकना कर देता है। चिकना करने से क्या होता है, जब उस भोज पदार्थ को निगलते हैं तो वह हमारे ग्रासनली से आसानी पूर्वक निगलाया नीचे चला जाता है। यह म्यूलिन का कार्य है। अब आते हैं डाइस्टेज या टाइलिन के लिए। डाइस्टेज और टाइलिन का एक ही काम है जो स्टार्च का या अर्थात मंड का पाचन करता है। अब मंड क्या है, स्टार्च क्या है? जब आप आटे का बना हुआ रोटी खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि जब हम अनाज या भोज पदार्थ को मुंह में लेते हैं तो अधिक समय तक उसे चबाना चाहिए, अधिक समय तक उसे मुंह में रखना चाहिए, जिससे इन सभी का पाचन हो जाता है। स्टार्च, जब हम आटे को चालते हैं तो ऊपर मोटे कण जो बच जाते हैं वही होते हैं स्टार्च। यदि आटे में से स्टार्च को निकाल दिया जाए तो पूर्ण रूप से केवल मैदा बचता है और मैदा को पचाना आसान नहीं होता है, इसलिए उसमें स्टार्च होना चाहिए। स्टार्च से हमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम एवं विटामिन मिल जाते हैं, इसलिए स्टार्च को होना उपस्थित जरूरी है। जानवरों को देखे होंगे कि वह जानवरों में जो खाते हैं उसमें भी स्टार्च होता है। जब जानवर को दे दिया जाता है खाना तो वे तो हाली हाली हबर हबर खा जाते हैं कि ऐसा ना कि मालिक हमको और खाना दे या ना दे। तो उनमें 3-4 जानवर होते हैं, ले ना वो ना खा जाएं, हम खा जाते हैं। तो हाली हाली उन लोग अपना पेट में नहीं, पेट के ऊपर एक और भाग होता है उसमें डाल लेते हैं। और उसके बाद जब देखते हैं कि एक दीवार मिल गया, चुपचाप बैठ जाते हैं दीवार में अड़ के, और उसके बाद उस लोग जुआली करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना कि वो अंदर से खाना को मुंह में लाते हैं और मुंह में उन लोग स्टार्च का पाचन करते हैं देरी तक। खास करके भैंस को देखिएगा ना, उन लोग को भैंस का इन लोगों का इतना बनता है ना कि बाहर तक थूक लार बाहर तक आते रहता है, तो उसे जुआली करते रहते हैं और स्टार्च का और बाकी चीज़ का पाचन करता है। उसी प्रकार हम लोग में भी है, स्टार्च का पाचन करने के लिए लार में क्या पाया जाता है? डाइस्टेज और टाइलिन, जो स्टार्च का पाचन करते हैं। तो आप समझ गए, लाइसोजाइम विषाणुओं को नष्ट करता है। म्यूलिन जो है अनाज को या भोज पदार्थ को मुलायम एवं चिकना करता है। डाइस्टेज एवं टाइलिन जो है स्टार्च अर्थात मंड का पाचन करता है। तो मुख गुहा में हम लोग क्या क्या पढ़े? मुख गुहा
मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और दांत पाए जाते हैं। दांत जो है फिजिकल क्रिया करती है, जबकि लार ग्रंथि जो है केमिकल क्रिया करती है। लार ग्रंथि में हो जाता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। और लार ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से एंजाइम छोड़े जाते हैं? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन, जो कि विभिन्न क्रियाएं करती हैं। इसके बाद हम आते हैं मुख गुहा के बाद आता है ग्रास नली। ग्रास नली एक प्रकार की नली की संरचना होती है जो मुख गुहा से आमाशय तक को जोड़ता है, जो भोज पदार्थ को आमाशय में ले जाने का एक रास्ता प्रदान करता है। तो ये ग्रास नली के बारे में हम जानते हैं कि ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अगर पूछ दिया जाए कि पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो वह है ग्रास नली। तो ग्रास नली के पास कौन सी क्रिया होती है? ग्रास नली में कर्मानुकुचन की क्रिया होती है। अब ये कर्मानुकुचन क्या है? जब आप बरसात के दिनों में देखते होंगे, आपके छत से एक पैंप या नली होती होगी जो नीचे नली या रोड पे या जहाँ आपका उसका निकासे होगा वहाँ पर जल गिरता होगा। जब छत पे बरसात होती है तो वह पानी उस नली के द्वारा निकासी स्थान पे चला जाता है। तो यह जो नली होती है, नली पानी बिल्कुल सीधी जब गिरती है तो हवड़ हवड़ डर आवाज़ करता है। तो यह एक बैग गिरने के कारण नीचे के जो तल होती है उस पर जोड़ भी पड़ता है। ये भी नली, ग्रास नली उसी तरह सीधी होती है। अगर भोज पदार्थ सीधा खाने के बाद अगर गिर जाए तो नीचे अमाशय में नीचे चोट भी लगेगा और साथ ही साथ आवाज़ भी पता चलेगा। लेकिन नहीं, जब हम खाते हैं तो आवाज़ करता है? नहीं करता है, ना ही नीचे चोट महसूस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें कर्मानुकुचन की क्रिया होती है। कैसे होती है? मान लीजिए यह ग्रास नली है, तो जब इस ग्रास नली में भोजन जाता है, जब ये भोजन जाता है तो यह ग्रास नली फैल जाती है वहाँ पर, और फैलने के बाद जैसे जैसे भोजन नीचे धीरे 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 जाता है, इसी को कर्मानुकुचन कहते हैं। यह भोज पदार्थ धीरे 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 यहाँ से यहाँ आ जाती है और यह अमाशय में चला जाता है, जिससे कि यह भोज पदार्थ को अमाशय में जाने में समय लगता है कुछ समय, और इसी समय जो यह है म्यूलिन जो है उस भोज पदार्थ को चिकना बना देती है, जिससे कि यह ग्रास नली में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित नहीं होने देती है, आसानी से भोजन नीचे चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग मुख गुहा, ग्रास नली समझ लिए हैं। अब समझेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय जो कि ग्रास नली के बाद अमाशय उपस्थित होता है। तो इस अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है? इसमें भोजन अमाशय को 3 भाग में बांटा गया है: कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। कार्डियक यह हृदय के बिल्कुल बगल में उपस्थित होता है, इसलिए इसे कार्डियक कहा जाता है। फंडिक और पाइलोरिक कैसे होता है? तो कार्डियक में HCl क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो होता है भोजन जब मुख गुहा के बाद ग्रास नली के होते हुए कार्डियक में, अमाशय के कार्डियक भाग में पहुंच जाता है, तो इसमें HCl पहले से उपस्थित होता है, जो भोज पदार्थ में सूक्ष्म जीव मुंह के द्वारा जितने सूक्ष्म जीव बच गए हैं उनको दोबारा कौन मारता है? HCl, तथा यह भोज पदार्थ को तोड़ने का काम करता है। अर्थात कार्डियक भाग में क्या होता है? कार्डियक भाग में 2 प्रकार से प्रक्रिया होती है। एक होता है कि भोज पदार्थ को तोड़ता है तथा उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। कौन? HCl। ऐसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग HCl जो है बहुत ज़्यादा घातक अम्ल है, जो कि अगर चमड़ा पे पड़ जाए तो उसे गला भी देता है। तो आप कहिएगा कि HCl अमाशय में भी बन रहा है, तो ये अमाशय को क्यों नहीं गलाता है? तो अमाशय में एक म्यूकस नाम की झिल्ली पाई जाती है जो अमाशय के ऊपर स्थित होती है। तो ये जो झिल्ली है म्यूकस नाम की, वह HCl को न्यूट्रल कर देता है, 0 कर देता है। कैसे? HCl जो है वो अम्लीय है और ये म्यूकस जो होती है वो क्षारीय होती है। तो जब अम्ल इस क्षार पे पड़ता है
तो इसे न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि इसे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। अल्सर अल्सर एक बीमारी होती है जिसमें यह म्यूकस कमज़ोर हो जाता है और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने लगता है, जिससे कि आमाशय में छेद या आमाशय में जलन महसूस होने लगती है। ये पहले बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा होता था, यह बहुत बड़ी बीमारी पहले थी, अब के समय में यह बहुत कम चुका है। HCl, ऐसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई शादी ब्याह में जाता है, बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, तो ये जो शरीर में जो खाना खा लेता है तो बहुत ज़्यादा फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए बनता है, तब उसके बहुत खट्टा डकार आता है। तो लेकिन कहता देखी ना हो, आज गेलियो सदियों में खा ले बड़ी मनी तो बड़ी ढकार आवे थे, कैसन खट्टा। तो ये HCl के कारण होता है। तो ऐसे भी जब कोई बच्चा, जब कोई उल्टी करता है तो देखते होंगे नाक में जलन देने लगता। खाए थे बड़ी अच्छा, खाए थे छेना, सदियों में कहता छेना खाएं, पूड़ी खाएं, खीर खाएं, लेकिन जब उल्टियाँ हुआ ना तो नकिया बड़ी जले लग रहा कैसन खा लिए थे एकदम खट्टा। लेकिन नहीं, ये HCl जब उल्टी करते हैं तो HCl मिला हुआ भोज्य पदार्थ उल्टी के साथ बाहर आता है, जिससे कि यह अम्ल नाक में जलन महसूस कराता है। तो ये HCl, जब किसी शरीर में आमाशय में अधिक HCl बनने लगता है, जिससे उसके पेट में गैस बनता है। अब इस गैस को कम करने के लिए बाहर से हम लोग MgOH के होल्ड ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो ये है जो क्षार होता है, ये है अम्ल, OH क्षार, Cl अम्ल। तो इस अम्ल में जब ये क्षार मिलता है तब इससे कम कर देता है। तो ये क्षार किस रूप में? इनो के रूप में। इनो में यही होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑफ मिल्क भी कहते हैं। यह जब हम लोग ग्रहण करते हैं इनो को पीते हैं, तब ये HCl में मिलकर उसे कम कर देता है, जिससे हमारे आमाशय में जलन कम हो जाती है। ये इनो का कार्य हुआ। अब इसके बाद हम लोग आते हैं फंडिक में। फंडिक में क्या होता है कि फंडिक में कांटे नुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? रूजी कहा जाता है। यह भोज्य पदार्थों को रोकने का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जब आमाशय में भोजन जाता है, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। आमाशय में कुल 4 घंटे तक भोजन रुका हुआ रहता है। तो ये जो रूजी होते हैं, यह भोज्य पदार्थ के बड़े बड़े कणों को रोक कर रखता है। इसमें बड़े बड़े भोज्य पदार्थ कणों के कण अटक जाते हैं, जिससे इसमें रुके हुए रहते हैं कि अभी और क्रिया, ये कहता है कि अभी और क्रिया बाकी है, अभी और काम होगा, इसलिए अभी तुम लोग रुको। उसके बाद फंडिक का ये कार्य हुआ। अब इसके बाद आते हैं पाइलोरी में। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जठर रस, जिसे हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। यह जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। अब यह जठर रस 2 प्रकार से पाचन करता है। कौन कौन? एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। आमाशय के पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। यह जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करता है। यह जठर रस भोज्य पदार्थों को 2 प्रकार से पाचन करता है, रेनिन और पेप्सिन। ये जठर रस रेनिन और पेप्सिन। ये रेनिन जो होता है यह दूध का पाचन करता है। यदि सवाल आ जाए कि दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है। कैसे करता है? तो जो रेनिन होता है दूध को सबसे पहले दही में बनाने का प्रक्रिया करता है। दूध को क्या बना देता है? दही। तो दूध को दही कौन बनाता है? रेनिन। दूध को दही कौन बनाता है? रेनिन। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को पेप्सिन
पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ पर जो क्रिया हुई, दूध को पचाने के लिए रेनिन और प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन। इसमें रेनिन जो है दूध को बना देता है। ऐसे भी हम देखे होते हैं कि बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को, जब वो उल्टी करता है तो दही के रूप में निकलता है जमा हुआ। तो बच्चों के शरीर में जो रेनिन होता है वह उसे दूध को दही बना देता है। डॉक्टर लोग बुजुर्ग बूढ़ों लोगों को कहते हैं जिनका जठर ग्रंथि कमज़ोर हो जाता है, जठर ग्रंथि कमज़ोर होता है, हम लोग में जैसे अभी वयस्क हैं तो हम लोग में जठर ग्रंथि है, उन लोग में हो सकता है बुढ़ापा होने में एक आध दो जठर ग्रंथि काम करना बंद कर दे, एक आध दो जठर ग्रंथि काम ना करे। तो बूढ़े लोगों को कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप लोग दही का सेवन करें, दूध का सेवन ना करें, दूध को दही करके उसके बाद उसे खाएं। अगर पूछा जाए दूध खाना अच्छा फ़ायदेमंद है या दही, तो दही, क्योंकि आखिरकार दूध को शरीर में जाकर दही बनाना ही पड़ता है, उसके बाद पाचन होता है। तो ऐसे भी दही खाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो रेनिन समझ गए, पेप्सिन समझ गए। अब तक हम लोग क्या क्या समझे? हम लोग समझ गए मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय। मुख गुहा में दांत और ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रास नली में कर्मानुकुचन की क्रिया होती है, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अमाशय में समझ गए, अमाशय में के 3 भाग हो गए, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या हुआ कि HCl पाया जाता है, यह भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और सूक्ष्म जीवों को मार देता है। इसमें रूजी पाया जाता है, फंडिक में रूजी पाया जाता है जो भोज्य पदार्थों को रोक के रखता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है। इस जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। जो रेनिन होता है वह दूध को दही में बदल देता है और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। रेनिन दूध का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। बाकी